नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया से आगे बढ़ रही है। दिल्ली में आज से जितनी भी पाबंदियां थी उनमें रिलैक्सेशन दिया गया है। दिल्ली में आज से मेट्रो पूरी तरीके से पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। थिएटर्स 50% क्षमता के साथ चलेंगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली अगर अनलॉक हुआ है, दिल्ली में स्थिति बेहतर हुई है, तो क्या इस अनलॉक के बाद स्थिति फिर खराब हो जाएगी? इस पर सरकार की अपनी जिम्मेदारी है और आम लोगों की भी अपनी जवाबदेही है। अनलॉक 8 से राहत नॉन स्टॉप। मेट्रो बस की क्षमता पूरी, डिस्टेंस जरूरी। सिनेमा हॉल की क्षमता आधी, पर सतर्कता पूरी। अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। ढील मिली लेकिन ढिलाई नहीं। कमजोर होती कोरोना की लहर और दिल्ली वासियों को मिला अनलॉक 8 का तोहफा। सावन का पहला सोमवार और अनलॉक 8 को लेकर नई गाइडलाइन शुरू हो गई, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो 100% के साथ संचालित हो रही है। पूरी क्षमता के साथ डीटीसी बस का संचालन हो रहा है। मेट्रो और बस की सभी सीटों पर बैठने की छूट है। फेस मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है। वहीं सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुले। शादी समारोह में अब 100 लोगों को इजाजत दी गई है। पहले इजाजत 50 लोगों की थी। साप्ताहिक बाजार में भी 50% क्षमता के साथ खुले। ढील मिली लेकिन ढिलाई नहीं। वहीं अनलॉक 8 में स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। पहले से जो पाबंदी थी वही लागू रहेगी। स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास जारी रहेगा। रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस अभी शुरू नहीं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। दरअसल राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66 नए केस सामने आए हैं। तो मतलब ये कि दूसरी लहर ढलान पर है। लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि वैक्सीनेशन के साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करें। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का मंत्र अपनाकर ही कोरोना के खतरे से बचा जा सकता है। अनलॉक 8 से मिली राहत का अगर बेजा इस्तेमाल किया गया तो फिर समस्या फिर जस की तस हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ वन इंडिया। तो दिल्ली में अनलॉक 8 के तहत कई सारी रियायतें लोगों को दी गई है। मेट्रो और बस पूरी क्षमता के से आज से संचालित हो रहे हैं। दिल्ली मेट्रो 100% क्षमता के साथ आज से संचालित हो रही है। डीटीसी बसें पूरी क्षमता के साथ आज से संचालित की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर थिएटर्स की बात करें तो थिएटर्स भी 50% क्षमता के साथ आज से खुल गए हैं। लेकिन इन तमाम रियायत और के साथ सरकार की तरफ से कहा गया है कि आम लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके साथ साथ दिल्ली में अब शादी समारोह में 100 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन तमाम रियायतों के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन सरकार ने जोड़ा है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। और सरकार की तरफ से यह भी एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर कहीं पर यह नजर आता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है तो कभी भी सरकार इसको लेकर फैसला कर सकती है, इसे रिकॉल कर सकती है, जैसे कई बार मार्केट्स में भी देखने को मिला है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी। शुभेंदु जी, वेलकम, स्वागत आपका। आदिल खान हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आदिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय गुप्ता। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आदिल खान साहब, आपसे ही आज की शुरुआत करूंगा। सरकार की जहां तक बात है, सरकार एक स्तर के बाद बहुत ज़्यादा रियायत नहीं बहुत ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगा सकती हैं। अब सवाल ही उठता है कि सरकार ने तो रिलैक्सेशन दे दी, अब आम लोगों की भूमिका, आम लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कोई एक्शन ले और जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका वो पालन करे। देखिए धर्मराज भाई, दिल्ली के अंदर एक संस्था है DDMA,
हम्म। और जिसके चेयरमैन एलजी साहब होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग मेंबर हैं। हम्म। समय समय पर जब से कोविड आया है उसकी मीटिंग होती है और वो संस्था ये तय करती है, वो कमेटी ये तय करती है हम्म। कि कितनी छूट देनी चाहिए और कितनी छूट नहीं देनी चाहिए। हम्म। अभी अनलॉक 8 में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बहुत सारी छूट दी गई है, हम्म। और ये छूट इसलिए है कि कोविड महामारी में बहुत सारा नुकसान लोगों ने उठाया है, बहुत सारे लोगों की जान गई है, हम्म। आर्थिक नुकसान हुआ है। और ये जो डीडीएमए है ये फैसला करती है कि किस तरीके से आगे चीजों को ओपन किया जाए, हम्म। और उसी के तहत बहुत सारी चीजें ओपन हुई हैं। हम्म। इसमें जो मेन बात यह है कि बार बार हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी दल के लोग हों, हम्म। चाहे किसी पार्टी के लोग हों, चाहे वो आरडब्ल्यू हो, सामाजिक संस्थाएं हो, हम्म। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक, और सारे लोग ये अपील करते हैं कि जो कोविड के नियम हैं, हम्म। उन नियमों को पालन करना जरूरी है। हम्म। ये सारी छूट तभी संभव हो सके है, तभी इस पर चला जा सकता है जब हर देश का हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। जो भी कोविड से रिलेटेड चीजें हैं, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, जो भी चीजें हैं उन सब का पालन हम सबको करना हम सबका धर्म है। क्योंकि देश आज इस मुहाने पर खड़ा है, तीसरे कोरोना के तीसरे लहर का संकट जो है वो बरकरार है। लगातार उस पर नहीं, एक डॉक्टर्स कह रहे हैं एक कि छोटा कभी सा भी वो जवाब आ सकता आदिल है, खान कभी साहब। दस्तक दे सकता है। आदिल जी, एक छोटा सा जवाब, क्या अगर सरकार ये पाती है कि सरकार ने जो रियायत दी है उसमें कहीं पर आम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको रिकॉल कर सकती है? जैसे कई मार्केट्स में भी हमने देखा कि सरकार ने पहले खोलने की इजाजत दी, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था, सरकार ने उन मार्केट्स को बंद कर दिया। निश्चित तौर पर धर्मराज भाई, जैसा मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ एक संस्था है, एक कमेटी है जो इसका निर्णय लेती है समय समय पर। तो अगर कहीं इस तरीके से एहतियात नहीं बरता जाएगा तो वहां पर सरकार फैसला ले सकती है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि ये सबको, जो नागरिक हैं देश के, हम सबको सोचना होगा कि हम लोग कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें, और हम सारे लोग तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हम करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार बार बार अपील कर रहे हैं कि सभी लोग कोविड के नियमों का पालन करें। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, आज सरकार की तरफ से जो फैसला अनलॉक 8 का लिया गया है, इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? कि आपकी पार्टी इस बात को लेकर से इत्तेफाक नहीं रखती कि एक स्तर के बाद इतनी बड़ी छूट अभी देने की स्थिति नहीं है? नहीं धर्मराज जी, मैं खुद मेंबर हूँ डीडीएमए का, और उसमें जो छूटें दी जा रही हैं, और मैं स्वागत करता हूँ सरकार का कि उसने कुछ छूटें और दी, जिसमें लोगों को आना जाना, मेट्रो में बहुत दिनों से दिक्कत हो रही थी आने जाने में, बसों में, और कुछ जो टैक्सी के अंदर और ऑटो में भी, जब हम बगल बगल मेट्रो में बैठ सकते हैं तो फिर ऑटो और टैक्सी में क्यों नहीं बैठ सकते? बिल्कुल, ये शिकायत है हमारी, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग हैं जो टैक्सी और ऑटो चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पे काफी वो पड़ रहा है। तो इसलिए मॉर्निंग में मैंने केजरीवाल जी को ट्वीट भी किया था और कहा था कि भाई इसमें यदि हम ऑटो और ये जो ई रिक्शा है, ऑटो हैं और टैक्सी हैं, इसमें भी हम यदि अलाउ करें, क्योंकि देखिए मेट्रो के जो ट्रेन है वो तो एयर कंडीशनड है, और उसमें सब चीजें, हवा भी बाहर नहीं जा पा रही है, जबकि ऑटो में ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी, ई रिक्शा में ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। गरीब लोग हैं तो इसमें भी अलाउ किया जा सकता था, नहीं किया गया, लगता भूल गए हैं। आगे जब भी होगी तो वो करेंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की क्या इस पूरे स्थिति पर रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है? संजय गुप्ता साहब। मैं कहना चाहता हूं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी आपने रियायतें बढ़ाई हैं, मगर जरूर इस बात से फर्क पड़ता है कि जो वायदे कोरोना पीरियड के अंदर दोनों सरकारों ने, चाहे वो दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र में सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार थी, आपने अलग अलग स्तर पर बहुत से वायदे किए थे जनता के साथ, व्यापारियों के साथ। आज आपने कोई पूरे नहीं किए। आपने कहा था कि रेंट सपोर्ट के रूप में दिल्ली के व्यापारी को जो किराया नहीं भर पा रहा है उसको हम मदद करेंगे, और आज केजरीवाल सरकार इस पे यू टर्न ले गई और कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि जो फिक्स चार्जेस हैं बिजली के बिलों पर, उस पर उन्होंने कहा था कि हम रियायत देंगे, कोई रियायत हमें मिली नहीं है।
वाटर बिल्स पे कहा गया था कि कमर्शियल जितने संस्थान हैं रेजिडेंशियल के साथ साथ उनको भी उसमें छूट दी जाएगी, कोई मिली नहीं है। उन्होंने कहा था जीएसटी में भी हम प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं कोई रियायत जो व्यापारी को मिल पाए और व्यापारी को मदद हो पाए, या ब्याज में जो लगने वाला ब्याज है गुप्ता साहब, नहीं संजय गुप्ता जी, ये एक अलहदा विषय है कि सरकार ने जो वायदा किया उन वायदों को वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर पाई है या नहीं कर पाई है, या कर रही है तो किस दिशा में कितने आगे बढ़ी है, ये एक अलग इशू है। मेरा पॉइंट आज की तारीख पे जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली को जिस तरीके से अनलॉक किया गया है, जो रियायत दी गई है, क्या आपकी पार्टी उसका समर्थन करती है या नहीं करती है? या फिर जैसे शुभेंदु जी ने कहा कि रियायत दी है वो अच्छी बात है, उसका उन्होंने स्वागत किया है, और कुछ एक और चीज़ उन्होंने ऐड ऑन किया कि ये कर देते तो शायद और बेहतर होता। उस पर आपकी पार्टी की तरफ से आपकी क्या राय है? देखिए, आप कितने लंबे समय तक इसको बांध के रख सकते हैं? रियायतें तो देनी ही पड़ेंगी, मगर मैं कहना चाहता हूँ, इसी में जोड़ रहा हूँ कि यदि जो 8 बजे को हम रात को बंद करते हैं दुकानों को, क्योंकि आज गर्मियों का दिन है, 6 बजे तक तो व्यापार के अंदर लोग निकलना शुरू होते हैं कस्टमर, 8 बजे बंद हमें करना है तो 7 बजे बंद करना शुरू करना पड़ता है व्यापारी के तौर पर। तो मैं चाहता था कि इसमें आधा घंटे की या 1 घंटे की रियायत और यदि मिलती तो और ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि देखिए कमियां सरकार की, मैं केवल बैठ के उपलब्धियां बताने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरे को नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। जरूर मेरा फर्ज है कि जो आम जनता की आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। ठीक है, तो की बातें आज दिल्ली के अंदर हैं, मैं और भी विषयों पे बात करना चाहता हूँ, मगर आप चाहते हैं कि इस पे ही बात करूं तो बच्चों की जो आज स्थिति है उसके अंदर भी हम समझते हैं कि आज बड़ा सरकार को इसके अंदर सोचना चाहिए कि कितने दिनों तक उसके अंदर वैक्सीनेशन अवेलेबल करा देंगे, तो कम से कम उन बच्चों को भी अवसर मिले कि घर से निकल के जो साल से सवा साल से बच्चे घर के अंदर बैठे हैं और मैं समझता हूं कि उनका विकास रुका हुआ है, उसमें भी कदम उठाने की आज आवश्यकता है। क्योंकि जब आप सिनेमा हॉल खोल रहे हैं, जब आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, जब आप बार्स खोल रहे हैं, जब आप और तरह की एक्टिविटीज खोलते हैं, तो मैं समझता हूँ एजुकेशन के ऊपर भी आज सरकार को नितांत आवश्यकता है ध्यान देने की। तो उसके अंदर किस तरीके से, मैं नहीं कहना चाहता कि एक पेश में सारा हम खोल सकते हैं, अगर उसमें प्रयास शुरू करने चाहिए, कॉलेजेस में करने चाहिए जो लोग बड़े हैं 18 साल से ऊपर है, या उसके अंदर मैं समझता हूँ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी चाहती हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं, तो इस पे चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। आदिल खान साहब, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां, जो विपक्षी मुख्य पार्टी है वो फैसले से सहमत है, लेकिन उनके तरफ से कुछ सुझाव हैं, और मैं ये भी मान रहा हूं कि आने वाले वक्त में जब धीरे धीरे इस पर, क्योंकि मुझे लगता है हर सप्ताह रिव्यू करते होंगे आप लोग, हर सप्ताह इस पर रिव्यू होता होगा, तो आने वाले एक सप्ताह में इस पर और एक रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। लेकिन जो तो पॉइंट रेज किए हैं संजय गुप्ता साहब ने, शुभेंदु जी ने, उस पर मैं आपके रिएक्शन को जरूर समझना चाहूंगा। धनराज भाई, कांग्रेस की ये एक मजबूरी रही है, या कहिए कि ये सबसे बड़ी कमी रही है कि आप जब आम की बात करते हैं तो इमली गिनाने बैठ जाते हैं। जो बात अभी हमारे बड़े भाई हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं गुप्ता जी का, पर मैं कह रहा हूं कि जिस बात की जानकारी थोड़ी कम हो उसको बोल के चैनल पर बैठ के किसी को गाली दे देने से, किसी सरकार की बुराई करने से उससे कोई निकलता नहीं है, कुछ हल नहीं निकलता है। प्रश्न उठाया, गाली बकना नहीं है। दिल्ली के बारे में जो लोग जानते हैं, दिल्ली के बारे में गाली नहीं बकी जाती है। संजय भाई सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए संजय गुप्ता जी, सुन लीजिए, फिर संजय गुप्ता जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। देश से विलुप्त हो गई है, अब सुन लीजिए। आप लोग विलुप्त होते हुए लोग हैं, थोड़ा धैर्य रखिए संजय भाई, बड़े आदर और सम्मान के साथ मैंने आपकी बात सुनी है, आप सुन लीजिए मेरी बात। बताइए कौन सी शिष्टाचार में बात की, कौन सी गाली आपने डिबेट शुरू होते ही अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं किया, दिल्ली सरकार ने वो नहीं किया, दिल्ली सरकार ने वो नहीं किया। दिल्ली सरकार जो कर रही है, दिल्ली सरकार जो कर रही है उसकी तारीफ करना सीखिए। जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हमारी लाख विरोधों के बाद भी जो काम वो अच्छा करती थी उस पे हम लोग बोलते थे वो अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए एक एक आराम से, झगड़ा मत कीजिए सर, झगड़ा मत कीजिए, पहले सुन लीजिए। हाँ भाई सुन लीजिए भाई साहब, जब ये कहते हैं नहीं, अब मैं आपको जब सर इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। संजय को आप सुन लीजिए, जो कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए आदिल खान, बोलिए। अगर कोई पार्टी, कोई सरकार अच्छा काम करती है तो टीवी पर बैठकर उनको उनकी थोड़ी तारीफ भी करनी चाहिए। आज मैंने जैसे कहा,
कि दिल्ली के अंदर एक संस्था है जो इन सारी चीजों पर डिसीजन लेती है। और निश्चित तौर पर अभी तक बस में भी एक सीट छोड़कर बैठने की बात होती थी, सबको पता था, मेट्रो भी अपने पूरे लिमिट में नहीं चल रही थी। अभी आप लोगों ने बात उठाई है, जरूर सरकार इस पर सोच रही होगी और जरूर इस पर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर 100 मतलब जरूर इस पर सरकार निर्णय ले रही होगी और इस पर वीकली मीटिंग होती है, हर सप्ताह इस पर चर्चा होती है। एलजी साहब के नेतृत्व में ये कमेटी है। ठीक है, अब इससे थोड़ा, क्योंकि सर अब देखिए 20-22 मिनट का डिस्कशन होता है, एक फेज पे तो हमने बात कर ली कि सरकार ने क्या किया और सरकार को आगे क्या कुछ करना था, अपने सुझाव दे दिए। मेरा अगला सवाल आता है कि भाई आम लोगों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आम लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, उनको ये सुनिश्चित करवाना होगा, क्योंकि आज सुबह सुबह जब मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चली तो कई जगहों पर हमने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो आम लोग, जैसे पहले भी जब मार्केट्स खोले गए तो देखा, चाहे वो करोल बाग हो, लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, ये जो बड़े बड़े मार्केट है दिल्ली के, उसमें लोग पूरी तरीके से टूट पड़े। तो आम लोगों को कन्विंस करना, आम लोगों को समझाना, और अगर आम लोग नहीं मानते हैं तो उनको किसी कानून सम्मत हिसाब से उनको समझाना, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। शुभेंदु जी, देखिए, ये कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी यदि हम उसको हाथ पकड़कर अपने घर लेके नहीं आते हैं। हमारी सभी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि उसका हाथ पकड़ के अपने घर मत लाइए। इसलिए कोरोना के सभी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको मानिए। ये बात तो ये सही है कि हमको प्रोटोकॉल्स मानने पड़ेंगे, सरकारें कुछ भी कर लें। कोरोना के यदि आप प्रोटोकॉल से नहीं मानोगे तो आपको तीसरी लहर झेलनी ही पड़ेगी। आज यूएस में चालू है, बाकी कई कंट्रीज में भी चालू है, तो यहाँ पे भी चालू होगी, ऐसा कोई नहीं रोक पाएगा। साथ में मेरे को एक और बात करनी है। अभी हमारे आदिल खान साहब थे और उन्होंने कई पॉइंट रखे। मेरा ये कहना है, कई जगह पर मार्केट के ऊपर एक दहशत भी फैलाई गई है और बाहर, मार्केट के बाहर बहुत सारे सिविल डिफेंस के लोग हैं जो लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती उनकी टेस्ट करा रहे हैं। जो जा रहा है, आइए चले पहले टेस्ट करिए, आप उसका मास्क भी लगा हुआ, उसने कहा सब हमारे टेस्ट की क्या जरूरत है, बोले नहीं आपको कराना पड़ेगा, आप यहां से निकल रहे हो। इस तरीके की घटनाएं भी पिछले 3 से 4 दिन में आई। इस चैनल के माध्यम से मैं आदिल खान जी को कहता हूं कि किसी को भी, जनता को भी कम से कम कोरोना से डराना कम करें, क्योंकि दिल्ली की जनता जितना ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरी है, ऑक्सीजन कोरोना से नहीं डरी है, उतने केजरीवाल जी के टिकटॉक से रोज आके कहते थे कोरोना हो गया, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। मेरा कहना है जनता को डराए नहीं, डराए नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जनता को सहारा दीजिए। चलिए, एक और पॉइंट आपने रेज किया है। मैं आदिल खान साहब आता हूं आपके पास, आप जवाब सोच के रखिएगा। संजय गुप्ता साहब, मुझे पता है आप पिछले कुछ इश्यूज हैं जिसको आप जवाब दीजिएगा, उस पर जवाब छोटे में दीजिएगा, और एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं कि आखिरकार आम लोग, अगर मैं एक नागरिक हूं, अगर मैं सड़क पर उतर रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने अगर मेट्रो खोल दिया, मार्केट खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन मार्केट पहुंच जाओ, आप सब परिवार पहुंच जाओ। ये मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आदिल खान साहब ने जो बातें कही, वाटर लॉगिंग के क्या हालात हैं, दूसरी तरह की महामारियां दिल्ली के अंदर फैल रही हैं, सफाई की कमी है, सड़कें टूटी हैं, इन पे इनका ध्यान नहीं है। ये केवल डींगे हाँकने वाली पार्टी है। लोकपाल कहाँ है, मोहल्ला समितियां कहाँ हैं, फ्री वाईफाई कहाँ है, दिल्ली के अंदर कितने नए विश्वविद्यालय आपने बनाए, प्रश्न अगर मैं पूछना चाहूँ और आपसे बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मोहल्ला समिति और महिला क्लिनिक आपने बनाए थे, किसी एक के अंदर आपने कोविड का कोई इलाज नहीं किया। तो बहुत सी बातें, अगर मैं बुराई पे जाऊं, मगर मैं इस रूप में बात ना करके कहना चाहता हूं, जरूर हर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी जरूर है, मगर वही नागरिक है जो अपने आप को बचा रहा है। सरकारें तो कितनी अच्छा काम कर रही हैं कि आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के नाम पर आज अगर मांगने जाए तो दोनों सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आप पार्टी की सरकार हो, जो दिल्ली के नागरिक का अधिकार है उसको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए थी, उसके लिए ये जनवरी में जाके हैं, जब पूरे विश्व ने अक्टूबर में ऑर्डर कर दिया वैक्सीन, दिसंबर में, नहीं अक्टूबर में, आप गलत। अरे सर, आपको मालूम ही नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं 26 दिसंबर को यूएस में चालू हुआ। नहीं सर, आप जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं, मतलब आपका हमला लंदन के अंदर, आपको मालूम नहीं है, पढ़ के आप तो चाहते नहीं थे संजय जी, आप तो चाहते नहीं थे कि वैक्सीनेशन हो। आपके राहुल गांधी जी सो रहे थे, सुनिए ना, आपके राहुल गांधी जी सो रहे थे तब।
बोले थे वैक्सीन मत लगाना, इंडियन वैक्सीन है। लगती है आपको मिर्च लगती है, कोई आपसे प्रश्न पूछे? अरे प्रश्न हमसे नहीं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने आज तक वैक्सीन लगाई क्या? राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगाई क्या? प्रियंका गांधी ने वैक्सीन लगाई क्या? आप सुनिए, अक्टूबर में जहां आपको मैं जिम्मेवारी से चैनल पे बोल रहा हूं, जहां अक्टूबर में पूरे विश्व ने इसके अंदर प्रकोर कर लिया था, दोनों सरकारें जनवरी तक सो रही थी आप, और आज भी एक भी बच्चे को दिल्ली के कोई वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है। अभी बना ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बच्चों को तो कहीं नहीं लग रहा है वैक्सीन सर। सुनिए आप, ये चैनल पे बैठ के मजाक कर रहे हो क्या? नहीं 18 से नीचे तो दुनिया में कहीं वैक्सीन नहीं है। रिसर्च चल रही है, फाइजर वगैरह रिसर्च कर रही है अभी। फाइजर अगले महीने मैं अपनी बात कह दूं अगर आप मुझे परमिशन दें। जी बोलिए बोलिए। गलत तो नहीं बोलोगे? मैं उससे नहीं, झूठ तो आप हो, आप झूठे लोग हैं, आरएसएस में झूठ बोलना सिखाते हैं सर। कहाँ आरएसएस को लेकर आ रहे हैं? कहाँ आरएसएस का क्या मतलब है इससे? आपको तो मानसिक आरएसएस को कहाँ लेके आ रहे हैं इसमें? छोड़िए आरएसएस की बुराई। अरे सर सुनो तो, संजय जी कुछ बोलने को नहीं है क्या आपके पास? आपने दिसंबर का टारगेट दिया है वैक्सीनेशन का, हाँ हो जाएगा। 80 लाख वैक्सीनेशन रोज लगनी चाहिए। आप लगा रहे हैं 27-28 लाख वैक्सीनेशन। हो सकता है कि सर वैक्सीनेशन पर हम बात नहीं कर रहे हैं। आदिल खान कुछ सवाल आए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। वैक्सीनेशन पर नहीं जाएंगे सर, ठीक है, समय खराब होता है। आदिल आप बताइए, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार को लेकर। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार के जवाब आपको देने जो भी विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि सरकार, जैसा शुभेंदु शेखर अवस्थी मानते हैं, संजय गुप्ता की पार्टी की भी सरकार कई राज्यों में है, एक जगह के बाद, एक वक्त के बाद सरकार के दोनों हाथ बंध जाते हैं। कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली की सरकार हो, यूपी की भी सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, वहां पर नागरिक का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ बोलिए बोलिए। सबसे पहले मैं हमारे जो दो बड़े भाई सवाल कर रहे थे उनका जवाब दे देता हूँ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हैं। लगभग 20 साल इनकी सरकार रही दिल्ली के अंदर, केंद्र में 15 साल, सदियों से राज कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। पर इनको पता नहीं कि कौन सी एजेंसी का क्या काम है। इन्होंने अभी गिना दिया कि वाटर लॉगिंग नहीं है दिल्ली में, सफाई नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है। भाई साहब, पहले पता कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए कि ये काम किसके हैं। ये सफाई का काम और वाटर लॉगिंग का काम भारतीय जनता पार्टी 40% एमसीडी के हैं सरकार का है। आपको बताता हूँ। सुनिए एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। हाँ बोलिए आदिल, बोल। सफाई और वाटर लॉगिंग का काम एमसीडी का होता है, जिसके अंदर से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप आदिल साहब। अरे झूठ कौन बोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहे हो? पीडब्ल्यूडी की रोड है दिल्ली के साथ। ये भी बड़ा दिक्कत है कि दिल्ली सरकार के अधीन क्या आता है, डीडीए के अधीन क्या है, एमसीडी के अधीन क्या है, ये बड़ा समस्या दिक्कत है दिल्ली के साथ। अपनी नाकामियों को छुपा, आदिल साहब झूठ मत बोलो केजरीवाल की तरह। एमसीडी को आपने लूट कर दिवालिया सफाई नहीं की है। आप झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी, करना होगा। कौन करेगा? 20 साल एमसीडी को बर्बाद किया है, खोखला किया है, एमसीडी में भ्रष्टाचार। आदिल साहब टॉपिक पे बात करो। देखो जितनी भी, सुनिए उसमें सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब भी सुन लीजिए इसका। जितनी रोड है, जितनी दिल्ली की बड़ी रोड्स हैं, सुनो आदिल साहब पहले सुनो, जितनी बड़ी रोड है वो पीडब्ल्यूडी की है। नाले साफ नहीं कराए आपने और आप काम कर रहे हो पंजाबी का। साफ कर रहे हैं एमसीडी से, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपने नाले साफ करा लो। नाले नहीं साफ हुए, पानी तो पीडब्ल्यूडी की रोड पे है, पानी तो पीडब्ल्यूडी की रोड पे है दिल्ली की। अरे यार आदिल साहब आपको मालूम नहीं है यहाँ पे चैनल पे आने के जितने भी नाले हैं पीडब्ल्यूडी के हैं। नालियां गलियों के अंदर होती है। नहीं सर, एक मिनट, हम आदिल खान साहब एक मिनट, हम एमसीडी दिल्ली सरकार के अधिकार पर बात नहीं कर रहे कि कौन किसके अधिकार क्षेत्र का काम है। धर्मराज भाई, हाँ धर्मराज भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कोविड के समय अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, वो कुछ कह रहे थे, स्विमिंग पूल बनवा रहे थे, स्विमिंग पूल अपने घर में।
गौरव में भाषण दे रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा रहे थे 20 करोड़ का। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव था तो चुनाव करेंगे। दिल्ली वालों के नहीं, अपने घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रही थी अपने घर में। आप देश की जनता की झूठ बोलते हैं और देश आदिल साहब जानकारी ले लो। चलिए, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। आदिल खान साहब, वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब सियासत पर और दिल्ली पर बात होती है तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन और कई बार बहस डिरेल भी हो जाती है, जैसा आपसे थोड़ी देर पहले हो रहा था। लेकिन हमने जिस मुद्दे को लेकर आज बात की है कि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, दिल्ली अनलॉक 8, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने अनलॉक तो कर दिया, सरकार कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक वक्त के बाद सरकार को रियायत देनी ही पड़ेगी कि सरकार की अपनी मजबूरी है और जो सेक्टर प्रभावित हो रहे थे उनको भी राहत देना था। यहां से आम लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी शुरू हो जाती है। कोई भी सरकार हो वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आम लोगों का सहयोग उनको नहीं मिलेगा। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि थर्ड वेव बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, अगर हम कोविड के नियमों को मानेंगे, तो यकीन मानिए थर्ड वेव अगर आएगा भी तो नुकसान नहीं करेगा। और अगर नहीं होता है तो हम पिछले 1-1.5 महीने में को पीछे जाकर देख सकते हैं कि कोविड ने क्या देश भर में कोहराम मचाया था। तो अनलॉक हुआ है, लेकिन आज भी कोरोना गया नहीं है। आज की चर्चा में बस इतना ही।